हेलो स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज केयर इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री पार्ट का जो पहला चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने आपको 29 प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जिनका सॉल्यूशन हम पहले ही दे चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको 24 प्रॉब्लम्स और सेंड की थी और उनका हम आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। उसका जो पहला पार्ट है वो ये है कि गैसेज एक्सर्ट प्रेशर। ये है गैसेज एक्सर्ट प्रेशर, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है कि गैसेज जो हो प्रेशर क्यों डालती हैं। तो देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि इस कंटेनर में हमने किसी गैस को भरा हुआ है। ठीक है, इसमें कि गैस को फिलअप किया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, रैंडमली मूव करते रहेंगे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में। जब ये पार्टिकल मूव करके इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, पार्टिकल की मूव करके कंटेनर की वॉल से टकराएंगे या इस वॉल के ऊपर फोर्स डालेंगे, तो यूनिट एरिया पर लगने वाला वही फोर्स क्या होगा, बताओ, प्रेशर। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में और कंटेनर की वॉल से टकराते हैं और इसलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, इसको ऊपर इंग्लिश में बोलें तो हम ये बोलेंगे the particles of gases don't have any attraction between them, so these particles continuously move around and continuously strikes on the wall of container and exert some force. The force applied on the force exert on यूनिट एरिया ऑफ द वॉल इज कॉल्ड प्रेशर। इस तरह से अपन इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये आपसे पूछ रहा है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये समझाया था कि एक मटके में अगर पानी रखा हुआ है, तो ये पानी जो है वो गर्मियों के दिनों में अपने आप ही ठंडा होता है। ठीक है, तो वहां हम बात कर रहे थे कि मटके में छोटे छोटे बहुत ही बारीक पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों से जैसे ही बाहरी एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में वाटर आता है तो वहां पर क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। क्या होता है वहां पर, बताओ, इवेपोरेशन। वहां पर इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो जब इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा कि लिक्विड स्टेट जो है गैस स्टेट में चेंज होगी, और लिक्विड गैस में चेंज होगी तो क्या होगा कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, वो हीट ले लेंगे, जो कि एटमॉस्फेयर को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, और इसी वजह से यहाँ पर पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। अगर इंग्लिश में बोले हम तो during the process of evaporation, a liquid state change into gaseous state. In this process, the liquid absorb heat from surrounding causes the cooling of surrounding. इस तरह से अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, solid can be converted to liquid. Solid can be converted to liquid. ये आपसे पूछ रहा है कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे वो लिक्विड में चेंज हो सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच में लॉट ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और इनकी थर्मल एनर्जी कम होती है। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, थर्मल एनर्जी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे। हम जैसे जैसे इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। अट्रैक्शन वीक होता जाएगा तो ये कौन सी स्टेट में चेंज हो जाएगा, बताओ, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो हम बोलेंगे द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव ए लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड दे हैव वेरी लेस थर्मल एनर्जी। ठीक है, if solids are heated or increase their thermal energy of particles is increased, then the force of attraction between particles becomes weaker and particles attain some more gap between them and सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो अट्रैक्शन कम होगा तो उनके बीच में पार्टिकल बीच में क्या बनेगा, गैप बनेगा, और गैप बनेगा तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। इस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 है
गैसेस डिफ्यूजेज रैपिडली, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो गैसें हैं वो बहुत ही रैपिडली डिफ्यूज होती हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि गैसेज डिफ्यूजेज रैपिडली, गैसें तेजी से डिफ्यूज होती है, फैलती है, ठीक है। तो सुनिए आप, गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स जो है वो रैपिडली मूव करते हैं और ये बहुत ही फास्टली डिफ्यूज होती है। इस तरह से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो अपन ऐसे बोलेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज डोंट हैव एनी अट्रैक्शन बिटवीन देम या हैव नेग्लिजिबल अट्रैक्शन बिटवीन देम, सो and they have a lot of kinetic energy or they have very much kinetic energy, so gases diffuses rapidly or their particle move from one place to another very rapidly। ऐसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं रीड करता हूँ, आप ठीक से इसको समझिएगा। When a crystal of potassium permanganate is placed in a beaker, its purple color spread throughout of water. What does this observation tell us about the nature of potassium permanganate and water? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है ये कि अगर मान लीजिए कि एक कंटेनर में हमने वाटर रखा हुआ है, एक कंटेनर में हमने वाटर को फिलअप किया हुआ है, ठीक है, और हम इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का एक पीस इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो स्प्रेड होता है पूरे वाटर में, ठीक है। तो क्या होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में धीरे धीरे स्प्रेड होते हैं, इसके अंदर स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और कुछ देर बाद में ये पूरा जो पानी का कलर है वो लाइट पिंक हो जाता है और उसके बाद में थोड़ा डार्क पिंक और उसके बाद में रेडिश, और ज़्यादा डिजोल्व करेंगे तो ये वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो जिस प्रोसेस में ये हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। जिस प्रोसेस में ये हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? अपन डिफ्यूजन, ठीक है। यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू पोटेशियम परमैंगनेट जो पार्टिकल हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या किसी भी मटेरियल को उसमें डालें और वो डिफ्यूजन के थ्रू फैल जाएगा इसमें? तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें पोलर सॉल्यूट डिजोल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व होते हैं। यहाँ पर अपन वाटर की अगर बात करें तो वाटर बच्चों एक पोलर सॉल्वेंट है, याद रखिएगा। वाटर क्या है बताओ? एक पोलर सॉल्वेंट। तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका फॉर्मूला है KMnO4, तो ये भी एक पोलर सॉल्यूट है। ये भी क्या है बताओ? एक पोलर सॉल्यूट है। तो पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, इसीलिए ये डिफ्यूज हो पा रहा है। अगर इनमें से एक भी नॉन पोलर होता तो वो आपस में डिजोल्व नहीं होते। अगर पोटेशियम परमैंगनेट को बेंजीन में रख दें तो आप देखोगे कि बेंजीन का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है और ये पोलर है, ये उसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो हम यहाँ पर पूरी बात को अगर इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो क्या कहेंगे? When potassium permanganate is added to water, it diffuses rapidly in the water, ठीक है, which causes to change in color of the water। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। Here water is a polar solvent, water is a polar solvent and potassium permanganate is also a polar solute। polar मतलब यहाँ K plus MnO4 minus पोटेशियम आयन, परमैंगनेट आयन। इस तरह से वाटर की अगर बात करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन पर, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। बच्चों ध्यान से समझना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इस शेयर्ड बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने की पावर वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव अट्रैक्ट करने की पावर H से क्या है बताओ? ज्यादा है। हाइड्रोजन से ज्यादा अट्रैक्ट करता है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन थोड़े से बीच में ना रहकर ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बीच में ना रहकर ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे। उससे क्या होगा? उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरह से इधर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इस तरफ रहेंगे, ठीक है। अब आप सुनिएगा, तो ये भी, इसमें भी पोल्स हैं प्लस माइनस, इसमें भी पोल्स हैं प्लस माइनस, इसलिए ये भी पोलर, ये भी पोलर, इसलिए ये इसमें डिजोल्व हो जाता है। ऐसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इसको रीड करता हूं। When a gas jar containing air is inverted or a gas jar containing bromine water vapor, इसे कह रहे हैं कि एक गैस जार है, एक गैस जार है, इसके अंदर तो ब्रोमीन की वेपर है, इसमें तो क्या है बताओ, ब्रोमीन की वेपर है, ठीक है। और इस जार के ऊपर, इस जार के ऊपर मैंने एक बड़ा जार रख दिया है, एक दूसरा जार रख दिया इसके ऊपर, इस जार के ऊपर मैंने दूसरा जार रख दिया है, और दूसरे जार में जो है वो एयर है, दूसरे जार में क्या है बताओ, एयर है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, द रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर डिफ्यूजेज इनटू एयर, एक्सप्लेन हाउ ब्रोमीन वाटर डिफ्यूजेज इनटू एयर। ये से कह रहा है कि यहाँ पर रेड ब्राउन कलर की वेपर है, इसमें रेड ब्राउन वेपर है, उसमें एयर है, तो वो तो कलरलेस है, और इसमें कलर कैसा है बताओ, रेड ब्राउन है। तो इसकी अगर बोतल का अपन कैप को खोल दें और उसके ऊपर दूसरी बोतल रख दें जिसके ऊपर दूसरा जार, कह सकते हैं इसको आप, बड़ी बोतल को अपन जार कहते हैं, तो जार इसके ऊपर रख दें, तो क्या है कि धीरे धीरे ये वेपर उसके अंदर भी स्प्रेड होने लगेगी, ठीक है। तो एक्चुअली बच्चों डिफ्यूजन की डेफिनेशन ये है कि किसी भी सब्सटेंस का अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ से, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है बताओ, हायर है इसकी ब्रोमीन वेपर की, हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन, वहां पर तो जीरो है, कंसंट्रेशन है ही नहीं वहां पर, तो लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव होती है वेपर, उसको हम क्या कह रहे थे वहां पर, डिफ्यूजन कह रहे थे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्यों डिफ्यूज हो जाती है उसकी अपन यहाँ बात करेंगे। क्योंकि यहां पर एयर है और एयर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में क्या बताओ, बहुत ज्यादा गैप है। इसकी जगह अगर सॉलिड होता तो सॉलिड में डिफ्यूज नहीं हो पाती हो, क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम गैप होता है। तो क्योंकि यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो ये जो ब्रोमीन की वेपर है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, आप जानते ही है, क्योंकि गैस है तो गैस से वो जल्दी डिफ्यूज होती है, तो इनकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है और इसके पार्टिकल के बीच में गैप है, इसलिए ये वेपर जो है वो इस एयर के अंदर रैपिडली डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। इस इंग्लिश में इसको अपन कैसे बोलेंगे कि द एयर पार्टिकल्स हैव वेरी लार्ज गैप बिटवीन देम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोमीन वेपर इज वेरी मच, यूं कह सकते हैं अपन, या मोर। सो the particles of bromine vapor easily diffuses into the particles of air। हम यहाँ पर इसको ऐसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं, चलिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, When sugar is dissolved in water, जब शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं, there is no increase in वॉल्यूम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, एक कंटेनर में आपके पास में वाटर रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें हमने शुगर, मान लीजिए कि इसका इतना लेवल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, मान लो इसमें 200 ग्राम शुगर इसमें हमने ऐड कर दी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ऐड करने के बाद भी इसका लेवल बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाता है, ये आप घर पे करके देख सकते हैं, इसका लेवल बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाता है। और ये पूछ रहा है कि इस ऑब्जर्वेशन को हम केमिस्ट्री में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, या मैटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्व होती हैं, उसकी अपन बात करें। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने सॉलिड को ऐड किया, तो आप एक बार के सोचें, किसी भी जिसको नॉलेज नहीं हो उसको आप पूछें तो बोलेगा कि इसको ऐड किया है तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप है, ध्यान रखिएगा, सॉलिड से ज्यादा गैप होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। क्योंकि यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तो जो शुगर के जो पार्टिकल है वो इसी गैप में फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स गैप में फिलअप हो गए तो लेवल, सीधी सी बात है, लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये मतलब ये प्रॉपर्टी एक्सप्रेस होती है कि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। और इसी वजह से ये शुगर के पार्टिकल्स के बीच में आ गए और जो हो उसका लेवल नहीं बढ़ा, ठीक है। इंग्लिश में अपन कैसे बोलेंगे, व्हेन शुगर इज एडेड इनटू वाटर द पार्टिकल्स ऑफ शुगर स्प्रेड्स अलोंग विद पार्टिकल्स ऑफ वाटर
इन द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। पार्टिकल्स वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो गैप है, उन गैप में ये स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है, और इसीलिए जो हो लेवल नहीं बढ़ता है। ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, A piece of chalk can be broken into small particles by hammering, but a piece of iron can't be broken into small particles by hammering। ये से कह रहा है कि चौक के पार्टिकल्स पर हथौड़े से चोट लगाएं तो चौक के पार्टिकल जो है वो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जबकि यही चोट अगर मान लो आयरन के जो है वो ऑब्जेक्ट पर लगाए हम, ठीक है, आयरन के पीस पर लगाए तो वो जो है टूटता नहीं है, वो फैल जाता है, ठीक है। तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इलस्ट्रेटेड बाय दीज ऑब्जर्वेशन। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये जो है वो, ये मान लीजिए कि चौक था, ठीक है, ये चौक है, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स पे इसको ऊपर ने क्या किया, हैमर से इसको पीटा, तो इसके पार्टिकल क्या हो गए, टूट टूट कर बिखर गए। दूसरी तरफ ये मान लीजिए आयरन का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही, इसके ऊपर अगर चोट मारते हैं अपन तो देखते हैं कि ये टूटता नहीं है बल्कि ये फैल जाता है और फैल जाएगा ये, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, ये टूट जाता है, इसका मतलब ये जो चोक है ये ब्रिटल है। क्या बताओ, ये ब्रिटल, ब्रिटल को इंग्लिश में बोलते हैं भंगुर, भंगुर का मतलब टूटने वाला, तो ये तो हो गया ब्रिटल, ठीक है। और ये जो आयरन का ऑब्जेक्ट है ये मेलिएबल एंड डक्टाइल है। क्या बताओ, ये मेलिएबल। बच्चों मेलिएबल का मतलब होता है चोट को सहन करने वाला। क्या मतलब होता है इसका, चोट को सहन करने वाला, क्योंकि आयरन के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, तो जैसे आप उस पर चोट मारेंगे ना तो एटम दूर फैल जाएंगे और वहां पर भी मेटेलिक बॉन्ड वापस बन जाएंगे, तो मतलब उनके पार्टिकल्स का अट्रैक्शन टूटेगा नहीं, इसीलिए मेलिएबल है। डक्टाइल भी कह सकते हैं। डक्टाइल का मतलब इसको हम चोट मार मार कर इसको ट्यूब या वायर इससे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल भी होता है ये, मेलिएबल भी होता है। तो यहाँ पर तो मेलिएबिलिटी शो होती है, कौन सा कैरेक्टर शो होता है, आयरन का, मेलिएबिलिटी, और वहां पर ब्रिटल नेचर शो होती है, किसकी बताओ, चौक की। ऐसे अपन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज ए गैस फिल ए वेजल कंप्लीटली। ये कहता है कि एक गैस जो है वो एक वेजल को कंप्लीटली फिलअप क्यों करती है। तो देखिएगा आंसर फिर से वही है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है वो सब तरफ फैल जाते हैं। इसी गैस को अगर इससे भी बड़े कंटेनर में डालेंगे तो उसमें भी पार्टिकल सब तरफ फैल जाएंगे, ठीक है। अट्रैक्शन है नहीं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो सभी तरफ फैल जाएंगे तो पूरे को फिलअप कर लेंगे, इसीलिए जो वो पूरे फिलअप कर लेते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज इट कंप्लीटली फिल अप द वेजल। ऐसे अपन लिखेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू गैसेज हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो गैसेज है ना तो उनका शेप फिक्स है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स है। इसको समझने के लिए पहले बात करते हैं कि जिनका फिक्स है उनका क्यों फिक्स है। तो देखिएगा सॉलिड की शेप जो फिक्स है, क्यों, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है जिससे पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है। ये लिखना जरूरी है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, इसलिए क्या होगा कि पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो क्या है बताओ, फिक्स है। पोजीशन फिक्स होने की वजह से पार्टिकल जहां है वहीं रहेगा, तो शेप भी क्या रहेगी बताओ, फिक्स रहेगी। और यहाँ गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। पोजीशन फिक्स नहीं होने की वजह से इसकी शेप भी फिक्स नहीं है और इसी वजह से इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि एक जगह रहेगा नहीं, जितने बड़े कंटेनर में डालोगे उसमें सब जगह फैल जाएगा, इसलिए वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल वैसा ही है, ड्यू टू लैक ऑफ अट्रैक्शन between the particles of gases, the position of particles is not fixed, so their shape and volume are also not fixed। ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा एक्सरसाइज बी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैं क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, बिल्कुल इजी। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड द 3 ब्लैंक ऑफ मैटर। तो ब्लैंक में क्या आएगा बताओ, स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड 3 स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मेल ऑफ परफ्यूम ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस ए रूम ड्यू टू क्या, डिफ्यूजन। किसकी वजह से फैलती है बताओ, डिफ्यूजन की वजह से फैलती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लिक्विड एंड
ब्लैंक स्टेट्स आर नोन एज फ्लूइड, बताओ कौन कौन सी स्टेट को फ्लूइड बोल रहे थे, लिक्विड एंड गैसेज, तो गैसेज को भी हम फ्लूइड बोल रहे थे, ठीक है, तो ब्लैंक में क्या आएगा, गैसेज। क्वेश्चन नंबर 11, द टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू, 273 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में क्या करेंगे अपन, 273 ऐड करते हैं, ये था ना अपना, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, अगर सेंटीग्रेड में ये 273 है तो प्लस में क्या करेंगे 273, तो बच्चों ये 6, ये 4 और ये 5, तो कितना आ जाएगा बताओ, 546 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज, देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन केल्विन स्केल में बोलेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में कितना आएगा, तो 373 केल्विन, तो आंसर क्या आ जाएगा 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, देखिए इसको अपन बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट काम आती है उसको हम क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14, लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैज ब्लैंक एनर्जी देन स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिएगा ध्यान से, फिर से मैं समझा रहा हूँ एक बार कि ये कह रहा है कि 100 डिग्री का वाटर है और 100 डिग्री स्टीम है, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो देखिएगा वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम बना क्या रहे हैं, स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर जो हीट देंगे क्या बोला था हमने उसको, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, क्या बोलते हैं उसको बने, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, तो आप खुद देख लो, आप 100 डिग्री का 100 डिग्री में ही चेंज होगा, उसी को अपन बोलेंगे लेटेंट हीट, तो यहाँ पर जो भी हीट थी अपन ने और हीट दी तब ये स्टीम बनी है, इसका मतलब स्टीम की जो हीट है वो ज्यादा रहेगी किसके बजाय बताओ, वाटर के बजाय। तो ये क्वेश्चन ये था कि लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैज लेस एनर्जी, ब्लैंक में क्या आएगा बताओ, लेस एनर्जी देन स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 15, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैस या वेपर इज कॉल्ड, वो टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड चेंजेस इनटू गैस या वेपर इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलेंगे, वो टेम्परेचर में गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होगा तो इसको बोलेंगे अपन पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, वैसे ही गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, सॉरी मैं उल्टा बोला आपको मैंने उल्टा बोला, मैंने ये बताया आपको गैस से लिक्विड के लिए, ठीक है, और बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है लिक्विड से गैस के लिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिक्विड से गैस के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा, लिक्विड गैस टू लिक्विड पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, लिक्विड टू गैस बॉइलिंग पॉइंट, और दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पर होते हैं वैसे ये दोनों भी एक ही पॉइंट पर होते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, क्या होता है उसको बनने 16 में क्या आ जाएगा बताओ, सब्लिमेशन बोला था हमने, जब सॉलिड से डायरेक्टली ही गैस में चेंज हो गया था और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन ही बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरमोलिकुलर स्पेस इन सॉलिड इज ब्लैंक देन दैट इज लिक्विड, ये कह रहा है कि लिक्विड से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड के क्या होते हैं बताओ, ज्यादा होते हैं, तो ब्लैंक में क्या आएगा बताओ, मोर आएगा ब्रैकेट में, ब्लैंक में, ठीक है, मोर या लार्जर अपन कह सकते हैं, ठीक है, तो सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं वो ज्यादा होते हैं किससे बताओ, लिक्विड से। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ब्लैंक केल्विन एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज ब्लैंक केल्विन, ये कह रहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो वो कितना होता है केल्विन में, तो वैसे कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन कितना होता है 373 केल्विन,
बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा बताओ, 373 केल्विन, ये क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। और दूसरे वाले ब्लैंक में क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कितना आ जाएगा बताओ 273 केल्विन। तो पहले में 373, दूसरे में 273। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड, लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे उनका, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। तो 19 में आंसर आ जाएगा फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, जिसका वॉल्यूम डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है, तो क्या आएगा बताओ, लिक्विड। क्या आएगा बताओ, लिक्विड्स। तो इसमें आंसर आ जाएगा लिक्विड्स। Liquids have definite volume but not definite shape. Question number 21, among solid, liquid and gaseous state, blank state is most rigid. सबसे rigid कौन है बताओ, solids। बात कर चुके अपन, सबसे मोस्ट रिजिड कौन है बताओ, सॉलिड्स सबसे ज्यादा रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चेंज ऑफ वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। 22 में क्या आएगा बताओ, कंडेंसेशन। वो प्रोसेस जिसमें जो हो वेपर स्टेट जो हो लिक्विड स्टेट में चेंज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 13, सॉलिड्स आर, तो क्या होता है सॉलिड बताओ, रिजिड होते हैं। और कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आप नॉन कंप्रेसिबल भी लिख सकते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड एंड नॉन कंप्रेसिबल। क्वेश्चन नंबर 24, gases have blank rate of diffusion than solids, high rate of diffusion या greater rate of diffusion। gases की diffusion की रेट जो है वो ज्यादा होती है किससे बताओ, solid से। तो greater आएगा या high rate of diffusion than solids, तो blank में आ जाएगा high या greater। ठीक है स्टूडेंट्स, 24 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहले चैप्टर के हमने चैप्टर भी ठीक से रीड कर लिया है और उसके सारे जो जितनी भी प्रॉब्लम्स उसमें बनती हैं वो हमने रीड कर ली हैं। इसके बाद जब आप स्कूल में आएंगे स्टूडेंट्स, तब आपको एक शीट मिलेगी, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, वो भी आप सॉल्व करेंगे। और जैसे हम पहले चैप्टर को पूरी से कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।